हेलो, सलाम, नमस्कार। आप सभी भावुक का आपके अपने अध्ययन क्लासेस में एक और बार स्वागत है। तो अब हम लोग चैप्टर 5 तो कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग को शुरू करना है चैप्टर 6। लेकिन चैप्टर 6 को शुरू करने से पहले हम लोग ये जान लें कि अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़े हैं। क्या क्या पढ़े हैं मतलब मोटा मोटी चैप्टर 1 में क्या था, किस चीज़ के बारे में था। तो चैप्टर 1 में हम लोग पढ़े थे चार्ज के बारे में, चार्ज और उससे रिलेटेड फील्ड के बारे में। उसके बाद अपने पास आया चैप्टर 2। चैप्टर 2 में किसके बारे में पढ़े हम लोग, पोटेंशियल के बारे में। मतलब जो भी हम लोग वर्क डन करते हैं चार्ज को मूव कराने के लिए, वर्क डन पर यूनिट से, उसी को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल। तो मतलब सबसे पहले अपने पास क्या था, क्यू था। क्यू के बाद क्या है अपने पास, पोटेंशियल, जिसको हम लोग क्या बोले, वी बोले। मतलब इस चार्ज पे जो हम लोग वर्क कर रहे थे वही उसका क्या हो जाता था, पोटेंशियल। तो चार्ज पे वर्क पोटेंशियल आ गया। उसका चैप्टर 3 में क्या आता है कि जब चार्ज को हम लोग कंटिन्यूसली मूव कराएंगे तो उस चार्ज को हम लोग क्या बोलते हैं, जो कंटिन्यूसली मूव करता है, मतलब फ्लो ऑफ चार्ज को क्या बोलते हैं हम लोग, करंट। तो थर्ड चैप्टर में मोटा मोटी क्या आया, करंट है अपने पास। तो सबसे पहले चार्ज एट रेस्ट पढ़े हम लोग, और चार्ज एट रेस्ट पढ़ते पढ़ते यहाँ पे कहाँ पहुँच गए, चार्ज इन मोशन, मतलब करंट में पहुँच गए हम लोग। तो जब चार्ज इन मोशन पहुँच गए, ये पढ़ रहे थे या फिर ये जब देखा जा रहा था करंट को, तो यहीं पे करंट के साथ इसका एक भाई देखने को मिल गया अपने को। मतलब जहाँ जहाँ करंट रहेगा वहाँ वहाँ एक और चीज़ रहेगा। तो वो जो एक और चीज़ था वो क्या था, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। यही देखने को मिला अपने को कि जहाँ करंट था वहाँ पे अपने को क्या देखने को मिल रहा था, मैग्नेटिक इफेक्ट। तो इसको हम लोग क्या बोल रहे थे चैप्टर 4 में, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मतलब करंट की वजह से क्या देखने को मिल रहा था, मैग्नेटिक इफेक्ट। इसको हम लोग किससे डिनोट करना शुरू कर दिए थे, बी से। जो मैग्नेटिक फील्ड था, मैग्नेटिक इफेक्ट, उसको हम लोग बी से डिनोट कर रहे थे। तो मतलब चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 4 तक में हम लोग शुरू किए थे करंट से, चार्ज से शुरू किए, करंट पे पहुंचे। करंट की वजह से फिर अपने को क्या मिल गया, अपने को मैग्नेटिक इफेक्ट मिल गया करंट की वजह से देखने को। अब जब मैग्नेटिक इफेक्ट देखने को मिल गया तो मैग्नेट के बारे में भी थोड़ा जानना पड़ेगा अपने को। तो मैग्नेट के बारे में जानने के लिए अपने पास क्या है, चैप्टर 5, जिसका नाम क्या था, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। मतलब मैग्नेट के बारे में जानने के लिए हम लोग के पास है चैप्टर 5। वहाँ पे हम लोग मोटा मोटी मैग्नेट्स के बारे में जाने, मटेरियल्स के बारे में जाने। अब अपने पास आता है चैप्टर 6। चैप्टर 6 में क्या होना चाहिए, तो यहाँ तक जो था अपने पास दो अलग अलग चीज़ था। मतलब चैप्टर 3 तक हम लोग करंट के बारे में जाने, चैप्टर 4 में हम लोग जाने कि मैग्नेटिक इफेक्ट भी कुछ होता है करंट के वजह से। मतलब करंट के वजह से मैग्नेट कुछ आया था अपने पास, तो मैग्नेट जब आया तो मैग्नेट के बारे में पढ़े। अब चैप्टर 6 में आता है ख्याल ऐसा कुछ कि क्या इसका रिवर्स पॉसिबल है। रिवर्स कहने का क्या मतलब हो गया, यहाँ तक हम लोग करंट पढ़े, यहाँ पे हम लोग पढ़े कि मैग्नेटिक इफेक्ट देखने को मिला किसके वजह से, करंट के वजह से। यहाँ पे हम लोग जानना चाहेंगे क्या करंट इफेक्ट, मतलब करंट अपने को देखने को मिल सकता है मैग्नेट की वजह से। यहाँ क्या था, मैग्नेटिक इफेक्ट देखने को मिल रहा था करंट की वजह से। यहाँ पे हम लोग को क्या, यहाँ पे क्या ले आना था, यहाँ करंट मूव करता, मैग्नेट देखने को मिल रहा था। यहाँ पे हम लोग को उसका रिवर्स करना है। रिवर्स कहने का मतलब क्या हो गया, हम लोग को यहाँ पे करंट चाहिए किसकी वजह से, मैग्नेट के वजह से हमको क्या चाहिए, करंट। क्या ये पॉसिबल है, तो ये जो पॉसिबिलिटी के बारे में हम बात करें इसी को डिस्कस करना है चैप्टर 6 में। चैप्टर 6 में इस पॉसिबिलिटी का नाम होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब पहले चैप्टर नेम समझ लिया जाए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, उसके बाद थोड़ा सा इसके बारे में जाना जाएगा। तो अभी तक हम लोग यही देखें कि भाई करंट आया, मैग्नेटिक इफेक्ट आया, फिर मैग्नेटिज्म एंड मैटर आया। अब आ रहा है अपने पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मतलब क्या, रिवर्स ऑफ चैप्टर 4 पॉसिबल है। तो रिवर्स ऑफ चैप्टर 4 पॉसिबल होगा तभी तो ये चैप्टर बना है और इसी चीज़ को अपने को पढ़ना है। तो ये बेसिकली ये जो चीज़ है अपने पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये देन है फराडे और हेनरी, दो साइंटिस्ट थे। मतलब आज से लगभग 200 साल पहले, सोच लो 200 साल पहले ये सब एक्सपेरिमेंट हो चुका है, रिजल्ट भी मिल चुका है। वो लोग हर एक कंक्लूजन निकाल के, दे के, छोड़ के, दुनिया छोड़ के भी चले गए। और उन लोगों को वही चीज़ पढ़ने में आजकल बुखार आ जाता है, पढ़ नहीं पाते हम लोग 200 साल पहले वाला चीज़। तो क्या गजब का ब्रेन होगा उन लोगों के पास, आज भी है लोगों के पास, लेकिन ज़बरदस्त काम करते थे वो लोग। तो फिलहाल हम लोग आ जाए अपने चैप्टर पे, टॉपिक पे। तो चैप्टर 6 है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो मतलब स्टार्टिंग में देखा गया था कि करंट एक इंडिपेंडेंट चीज़ है, लेकिन कुछ समय बाद ये पता चला कि करंट की वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट भी देखने को मिलता है। तो जब करंट की वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट देखने को मिल रहा है तो कई लोगों के दिमाग में, मन में ये ख्याल है, क्या इसका रिवर्स पॉसिबल है। कहने का मतलब क्या कि अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड है अपने पास, क्या उस मैग्नेटिक फील्ड से हम लोग करंट जनरेट कर सकते हैं। तो सोचो करंट के जनरेशन के बारे में बात हो रहा है। मतलब ये जो करंट आजकल हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी, अपने घर में इलेक्ट्रिसिटी इतना इंपॉर्टेंट हो गया आजकल। हम तो खैर जहाँ रह रहे हैं वहाँ तो हमको मज़ा ही आ जाता है। जैसे परसों रात भर लाइट नहीं था, कल दिन भर लाइट नहीं था, तो इंपॉर्टेंस हमको पता चलता है इलेक्ट्रिक करंट का, इलेक्ट्रिसिटी का। तो एक बार इमेजिन करो वैसा समय जब लाइट ना रहे, करंट ना रहे, अपने रूम में इलेक्ट्रिसिटी ना रहे, तब क्या होगा। तो एक तरह से दुनिया ही रुक जाएगा, ऐसा मतलब लगता है। ऐसा तो है नहीं भाई, पहले भी समय चलता था, आज भी चलेगा, लेकिन हम लोग इतना डिपेंड हो गए हैं कि हम लोग का बहुत सारा काम रुक जाएगा उस इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। तो उसी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के बारे में अपने को इस चैप्टर में बात करना है कि इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन क्या मैग्नेटिक फील्ड से पॉसिबल है।
तो अगर पॉसिबल है तो उस चीज़ का नाम क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मतलब हम लोग इलेक्ट्रिक जनरेट कर रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से, इसीलिए हम लोग इसको कह रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और इसमें जो मेन हाथ है, मतलब जो मेन काम करने वाले लोग हैं वो फैराडे और हेनरी है। मतलब मेन काम करने वाले, शुरुआत जो करता है उसी को मेन मानना चाहिए, क्योंकि भाई शुरुआत अगर किसी चीज़ का नहीं होगा तो अंत कैसे होगा। तो अगर शुरुआत किसी चीज़ का हो रहा है तो वही मेन हीरो है, किसी भी चीज़ में हो जाए शुरुआत अगर जो कर रहा है वही मेन हीरो है। तो यहाँ पे जो शुरुआत करने वाले लोग थे फैराडे और हेनरी थे। अब फैराडे ऐसा क्या करते हैं, फैराडे एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, मतलब यही विचार उनके मन में आया था क्या इसका रिवर्स पॉसिबल है। तो इस फैराडे एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, उस एक्सपेरिमेंट में यही उनका फर्स्ट लॉ भी हो जाएगा जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल समझ लिया जाए। जैसे मान लो एक कॉइल है अपने पास, इसको हम लोग किसी गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिए, ठीक है, ये कंडक्टर है, इसको गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिए, और ये अपने पास एक मैग्नेट हो गया, बार मैग्नेट, ठीक। अब जब इस बार मैग्नेट को देखो, दोनों को अगर एक साथ रखे हैं रोके हुए हैं, तो कुछ भी देखने को इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे क्या था, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मतलब क्या, जब करंट मतलब फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब जब चार्ज मूव करेगा तभी तो मैग्नेटिक इफेक्ट देखने को मिल रहा था। मतलब अगर हमको मैग्नेटिक इफेक्ट चाहिए तो चार्ज होना चाहिए, और वो चार्ज कैसा होना चाहिए, मोशन में होना चाहिए। तो जब चार्ज मोशन में होगा तब मैग्नेटिक इफेक्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पे भी वही तो होना चाहिए, अगर हमको करंट चाहिए तो इसको मोशन में ले आना होगा। तो जैसे इसको मोशन में ले आ रहे, मोशन में ले आने का क्या मतलब, जैसे इसको अंदर लेके जाएंगे, मतलब कॉइल की तरफ लेके जाएंगे, तो इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। डिफ्लेक्शन मतलब उसका जो नीडल है वो थोड़ा हिलेगा। जैसे इसको बाहर निकालेंगे फिर से डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये कंक्लूड किया जा सकता है कि अगर हम लोग बार मैग्नेट को मूव करेंगे कॉइल के आसपास तो अपने को करंट देखने को मिल रहा है उस सर्किट में। करंट कैसे पता चला, गैल्वेनोमीटर से। तो इसका रिवर्सिबल पॉसिबल है, ये फैराडे पता लगा लिया कि रिवर्सिबल पॉसिबल है, मतलब हम लोग इलेक्ट्रिक करंट का जनरेशन कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। अब ये जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, मतलब होता क्या था ना पहले, कि अगर हम कुछ किए हैं, हम कुछ ऐसा काम कर दिए, हमको रिजल्ट भी मिल गया, तो अब इसको हमको बड़े बड़े साइंटिस्टों के सामने दिखाना पड़ता है। मतलब वहाँ पे एक मेला जैसा लगेगा, सारे साइंटिस्ट आएंगे, वो देखेंगे, सेटिस्फाइड होंगे, क्वेश्चन करेंगे, कंक्लूड करेंगे, हर चीज़ बहुत सा लंबा प्रोसेस होता था। तो यही चीज़ एक बार एक्सपेरिमेंट किसी भीड़ में दिखा रहे थे, तो उसी भीड़ से किसी व्यक्ति ने पूछ लिया कि इसका इस्तेमाल क्या है, क्या ज़रूरत है इसका, ठीक है। तो बहुत अच्छा जवाब आया था फैराडे का। मतलब वही कहानी है भाई, हमको नहीं पता सच में ऐसा था कि नहीं, लेकिन कहानी है तो बता रहे हैं तुम लोगों को, थोड़ा जान लो, इंट्रोडक्शन है तो कहानी तुम लोग भी सुन लो। तो फैराडे कहते हैं कि बताइए भैया, अभी अभी तो ये दुनिया में आया है और चाह रहे हैं कि अभी पढ़ लिख के इंजीनियर भी बन जाए। अरे थोड़ा समय दीजिए, सब्र रखिए, सब ठीक हो जाएगा। तो उनका कुल मिला के यही कहना था कि अभी तो न्यू बॉर्न बेबी है, अभी तो दुनिया में आ रहा है, अभी तो इसके साथ बहुत कुछ करना बाकी है, इसको पढ़ा लिखा के इंजीनियर डॉक्टर बनाना है, तो थोड़ा समय दीजिए, सब्र दीजिए। तो समय और सब्र के साथ देख लो आजकल इसी चीज़ का कितना ज़्यादा इस्तेमाल है। अगर सिंपल हम लोग बहुत बेसिक एग्जांपल का बात कर रहे हैं, जनरेटर, जो इलेक्ट्रिक जनरेटर होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है, कहीं ना कहीं इसी इफेक्ट से तो इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होता है, ठीक है। तो वो भी हम लोग पढ़ेंगे आगे, लेकिन अभी जो कहानी है उसको हम लोग समझ गए कि इस चैप्टर का जो सीक्वेंस है कैसे आगे बढ़ा, और इस चैप्टर में मोटा मोटी अपने को क्या पढ़ना है ये हम लोग समझ गए। तो जो चैप्टर का नाम है वो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जो चैप्टर 6 है अपने पास, ब्लैक पेन से लिखेंगे, आई हैव 2 पेन्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, EMI। तो EMI का एक बार छोटा सा डेफिनेशन जान लिया जाए तो क्या है, द फेनोमेना, क्या जनरेट करना अपने को, द फेनोमेना इन विच, क्या जनरेट कर रहे हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक करंट। तो वैसा फेनोमेना जिसमें इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो जाए, और किसकी वजह से जनरेट होगा, मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन याद रखना कौन सा मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड कैसा होना चाहिए, वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, मतलब उस मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करना है। ऐसा नहीं कि सेम एक ही कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करेंगे तो हो जाएगा, नहीं। तो वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड जब हम लोग देंगे किसी चीज़ पे, तो वहाँ पे अपने पास क्या जनरेट हो जाएगा, कॉइल में इलेक्ट्रिक करंट। तो वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड इज अप्रोप्रिएटली कॉल्ड EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ये बेसिक डेफिनेशन हो गया अपने चैप्टर नेम का। और जब ये बेसिक डेफिनेशन हो गया, फैराडे का एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट भी हम लोग देख लें कि इस एक्सपेरिमेंट की वजह से जो फैराडे का आगे का कहानी शुरू हुआ था। तो और बेसिक एग्जांपल थोड़ा सा समझ लीजिए फैराडे का। तो फैराडे का और भी कुछ एक्सपेरिमेंट था, फैराडे से एक्सपेरिमेंट क्या क्या था वो छोटा छोटा समझ लीजिए, फिगर बना के समझेंगे, पूरा डेफिनेशन लिख के नहीं। तो पहला एक्सपेरिमेंट तो यही था कि अगर हम लोग क्या ले रहे हैं, हम लोग मतलब वो लिए थे, गैल्वेनोमीटर से कनेक्टेड एक कॉइल लिए थे। अब इस कॉइल के पास मैग्नेट रख दिए थे। अब देखो फैराडे एक्सपेरिमेंट हम इसलिए बता रहे हैं ना, ताकि हम लोग कंक्लूड करेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है अपने को इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करने के लिए, मतलब क्या क्या सिचुएशन या क्या क्या पॉसिबिलिटी होना चाहिए इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करने के लिए। तो फिर से हम पूछेंगे क्या इन दोनों का ऐसे स्टेशनरी रखे रहेंगे तो क्या इलेक्ट्रिक करंट का जनरेशन होगा, तो जवाब होना चाहिए नहीं।
तो क्या करना पड़ेगा, तो अगर कॉइल है अपने पास गैल्वेनोमीटर से कनेक्टेड, तो सबसे पहले हमको इस मैग्नेटिक फील्ड को, मतलब ये जो मैग्नेट है इसको मूव करना पड़ेगा। और कैसे, जैसे हम दिखा रहे हैं अंदर बाहर, तो अंदर बाहर से कुछ याद आ गया हमको, तो अंदर बाहर ऐसे मूव करेंगे। तो जैसे अंदर बाहर मूव करेंगे, जैसे मान लो अंदर लेके गए तो डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा एक डायरेक्शन में, बाहर लेके आएंगे तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। और डिफ्लेक्शन तभी देखने को मिलता है जब इसमें करंट होगा। गैल्वेनोमीटर करंट को ही मेजर करता है, तो डिफ्लेक्शन तभी आ रहा होगा जब इसमें करंट होगा। मतलब जब अंदर लेके जा रहे हैं तो करंट का एक डायरेक्शन हो जाएगा, बाहर निकालेंगे तो करंट का उसका अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पे अपने को करंट देखने को मिल रहा है, लेकिन जैसे हम मैग्नेट को अंदर लेके जा रहे तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, बाहर निकाल कर ला रहे तो अपोजिट डायरेक्शन में। तो इतना तो पता चल गया कि अगर हमको करंट चाहिए तो मैग्नेट को मूव करना पड़ रहा है। अगर हम मैग्नेट को मूव नहीं कराएं, मतलब पहला कंक्लूजन तो ये था, पहला एक्सपेरिमेंट तो यही था। अब दूसरे एक्सपेरिमेंट में क्या करते हैं, वही चीज़ लेते हैं दोबारा, गैल्वेनोमीटर, कॉइल, मैग्नेट। तो इस बार क्या किया जाएगा, इस बार मैग्नेट को रोक दिया जाएगा, इस बार मूव किया जाएगा इस कॉइल को। तो जब इस कॉइल को मूव करेंगे, मतलब कॉइल को आगे लेके जाएंगे, कॉइल को पीछे लेके आएंगे, कॉइल को आगे लेके जाएंगे, कॉइल को पीछे लेके आएंगे। तो जब कॉइल को भी आगे पीछे लेके जाएंगे तो क्या इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इंड्यूस होगा ना, मतलब मैग्नेट के पास तो मैग्नेटिक फील्ड है ही, मैग्नेट के पास मैग्नेटिक फील्ड है ही। हम अंदर लेके जा रहे थे तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर आ रहा था तो ही करंट आ रहा था। सेम कहानी, अभी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब मैग्नेट है तो मैग्नेटिक फील्ड होगा। अभी ये थोड़ा दूर है, कॉइल में कोई मैग्नेट नहीं है, लेकिन जैसे अंदर लेके जाएंगे तो कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड उस कॉइल के से पास ऑन होगा, उसी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। क्योंकि बात क्या होता है, वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड चाहिए अपने को, तो उसी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फिर से गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन शो होगा, फिर बाहर लेंगे तो फिर से मैग्नेटिक फील्ड बदलेगा, फिर से डिफ्लेक्शन शो होगा। तो कुल मिला के जब हम आइदर कॉइल और मैग्नेट किसी एक को मूव कर रहे हैं तो हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है। तो ये दो एक्सपेरिमेंट किए थे फराडे कि हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को जो मैग्नेटिक फील्ड है उस कॉइल से वेरी कराना पड़ेगा, तो हम लोग को क्या देखने को मिलेगा, करंट देखने को मिलेगा। तो अब यहाँ पे एक सवाल आ रहा कि हम दोनों सिचुएशन में किसी ना किसी को मूव करें, तो क्या कोई आदमी रखना पड़ेगा इसको अंदर बाहर मूव कराने के लिए, मतलब मैग्नेट हो जाए, मैग्नेट को अंदर बाहर कोई आदमी मूव करे, मतलब भाई एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा ना इसको मूव कराने के लिए। तो वो एक्सटर्नल वर्क ना करना पड़े तो एक ऐसा सिचुएशन सोचा गया, ऐसा पॉसिबिलिटी सोचा गया, ऐसा एक्सपेरिमेंट एक और बार किया गया फराडे द्वारा कि अब दोनों को ही स्टेशनरी रख दिया गया। लेकिन दोनों को स्टेशनरी रखने में वो क्या किए हैं, अब उसके लिए थोड़ा सा और मेहनत करना पड़ा। तो यहाँ तो ये पता चला कि आइदर मूव करना पड़ेगा कॉइल को या तो मैग्नेट को। थर्ड एक्सपेरिमेंट कुछ इस प्रकार होता है कि थर्ड एक्सपेरिमेंट में वो दोनों कॉइल ही ले लेते हैं। जैसे एक कॉइल हो गया गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड, एक और कॉइल हो गया, लेकिन ये कॉइल में करंट है अपने पास, इस कॉइल को बैटरी से कनेक्टेड किया गया है, इस कॉइल में करंट है अपने पास। अब हम ये जानना चाह रहे हैं, तुम लोग तो पढ़ ही चुका है, करंट अगर इसके पास है तो कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड भी होगा क्या। तो अगर इसके पास मैग्नेटिक फील्ड है, सोचो अब इसको भी आगे पीछे लेके जाएंगे तो इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड वेरी करेगा, जिसकी वजह से इसमें डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। तो एक और चीज़ पता चल गया कि अगर हम लोग के पास दूसरा कॉइल भी है, दूसरा कॉइल मतलब दूसरा कंडक्टर भी है अपने पास, जिसके पास वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड हम लोग जनरेट कर सकते हैं, तो उसकी वजह से भी दूसरे कॉइल में, दूसरे कंडक्टर में हम लोग करंट जनरेट कर सकते हैं। ये भी एक्सपेरिमेंट हो गया, लेकिन यहाँ अभी भी एक दिक्कत, इसको भी हमको क्या कराना पड़ रहा है, मूव कराना पड़ रहा है। तो मूव इसको भी कराना पड़ रहा है, ये भी समस्या हो गया। मतलब हम मूव कराने का मकसद क्या, मूव कराने का मकसद ये है कि हमको यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड वेरी करना है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड वेरी होगा तो इसमें करंट इंड्यूस्ड होगा। तो मकसद क्या है, मैग्नेटिक फील्ड वेरी कराने का। अगर हम कुछ ऐसा पॉसिबिलिटी ले लें कि हम इस दोनों को रोके रहें और मैग्नेटिक फील्ड वेरी करा दें, तो भी तो पॉसिबल हो जाएगा। तो चौथा केस कुछ वैसा ही हो जाएगा, यही हम लोग लेंगे। मतलब एक कॉइल हो गया जिसमें अपने को करंट चाहिए, गैल्वेनोमीटर से कनेक्टेड है। एक और कॉइल हो गया जो बैटरी से कनेक्टेड है, लेकिन साथ में एक बार की लगा हुआ है यहाँ पे। अब देखो, जैसे अगर ये स्विच ऑफ है, मतलब कनेक्टेड नहीं है, सर्किट कंप्लीट नहीं है, तो इसमें कोई करंट होगा, कोई करंट नहीं होगा, कोई करंट नहीं होगा तो कोई मैग्नेटिक फील्ड, कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं, ये सब पता है। जैसे इसको हम कनेक्ट करेंगे, जैसे इस की को ऑन करेंगे तो इसमें करंट आएगा, करंट की वजह से इसमें क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। इससे पहले मैग्नेटिक फील्ड कितना था, 0, लेकिन जैसे हम की ऑन के अचानक मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, वो अचानक मैग्नेटिक फील्ड यहाँ भी तो पहुँचेगा। उसी अचानक मैग्नेटिक फील्ड की वजह से स्टार्टिंग में 0 था, लेकिन अब अचानक कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आ गया यहाँ पे। अगर कुछ मैग्नेटिक फील्ड आ गया तो कुछ ना कुछ करंट भी आ जाएगा यहाँ पे। अब हम मूव, देखो दोनों में से किसी को मूव नहीं कराएं अभी तक, हर केस में किसी को मूव कराना पड़ता है, या तो कॉइल को या तो मैग्नेट को। लेकिन यहाँ पे हम क्या किए, बस की को ऑन किए हैं। की को जैसे ऑन किए हैं, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आया, उसी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से यहाँ पे क्या देखने को मिल गया, करंट देखने को मिल गया। अब फिर से की को ऑफ कर देते हैं, ऑफ कर देंगे, फिर से करंट मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स खत्म,
करंट खत्म, तो फिर से यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जीरो हो गया तो कोई करंट देखने को नहीं मिलेगा। तो मतलब हम ऐसे भी करके हम मकसद जानो क्या है, मकसद ये है कि हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड वेरी करना है। वो मैग्नेटिक फील्ड हम लोग मूव करा के वेरी करा ले, वो मैग्नेटिक फील्ड हम लोग की स्विच ऑन स्विच ऑफ करा के वेरी कर ले। अगर हम लोग ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन को वेरी कर देंगे तो हम लोग के पास करंट आ जाएगा। तो फराडे का कुछ यही एक्सपेरिमेंट था और इसी का कंक्लूजन था। तो उस कंक्लूजन को जानने से पहले हम लोग को एक चीज़ और जानना पड़ेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स जानने के लिए थोड़ा सा हेडिंग डाल लिया जाए, मैग्नेटिक फ्लक्स। अब तुम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ चुका है। अब देखो मैग्नेटिक फ्लक्स क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हर केस में जो भी हम लोग एक्सपेरिमेंट किए उस हर केस में हम क्या बोले हैं, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वेरी कर रहा है, उसी की वजह से करंट जनरेट हो रहा है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है इस पर्टिकुलर एरिया से जो पार कर रहा है उसी को हम लोग बोलेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स। जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन था, देखो हम बोल रहे हैं ना, जो सेम आता है उसको रिलेट करते चला। तो यहाँ पे भी इसका डेफिनेशन क्या है, इट इज़ द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, वही होता है ना फ्लक्स, इट इज़ द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और ये कैसे पास करता है, परपेंडिकुलर, पासिंग परपेंडिकुलर थ्रू द सरफेस। तो अगर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ से पास कर रहा था, और कैसे पास कर रहा था, परपेंडिकुलर, इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। अब किन किन चीज़ों पर डिपेंड करेगा वो देख लिया जाए, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ही हम फ्लक्स बोले, लेकिन वो लाइंस कैसा होना चाहिए, किसी पर्टिकुलर एरिया से परपेंडिकुलरली पास होना चाहिए। तो यहाँ से हम जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करेंगे परपेंडिकुलरली, हो सकता है उतना ज़्यादा करंट हो, जितना कम कराएंगे उतना कम करंट हो। तो कहीं ना कहीं जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, मतलब इसको हम डिनोट कर देंगे फाई बी से कर देते हैं, वो डायरेक्टली डिपेंड करता है उस पर्टिकुलर एरिया से। तो जितना ज़्यादा एरिया रहेगा उतना फील्ड लाइंस भी तो जाएगा। खुद सोच के देखो, कॉमन सेंस, जितना ज़्यादा, मान लो अगर ये अपने पास कोई पर्टिकुलर एरिया है, इस पर्टिकुलर एरिया में अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पार करा रहे हैं, तो अगर हम एरिया बढ़ा देंगे इसका, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं बढ़ जाएगा क्या? एरिया बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी बढ़ेगा, तो कुल मिला के फ्लक्स भी बढ़ जाएगा। और ये सबको हम परपेंडिकुलरली पार करा रहे हैं, तो कुल मिला के जो मैग्नेटिक फ्लक्स है एरिया पे डिपेंड करता है। और दूसरा डिपेंडेंसी इसका कहीं ना कहीं है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पे भी, तो कि कितना हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ले रहे हैं। जो मैग्नेटिक फील्ड्स हैं अपने पास, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो हम ले रहे हैं उस पर भी तो डिपेंड करता है मैग्नेटिक फ्लक्स। तो अब इन दोनों को अगर हम कंबाइन करेंगे, ऑन कंबाइनिंग, दिख रहा तुम लोगों को, ऑन कंबाइनिंग क्या है, बी फाइव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी ए हो जाएगा क्या? अब बी ए हो जाएगा तो ये इतना तो मालूम है, इसको हटाएंगे तो कांस्टेंट यहाँ पे 1 ही आ जाता है, बी ए। अब ये डॉट प्रोडक्ट तो इसको लिखते हैं कॉस थीटा। अब कॉस थीटा क्यों लिखते हैं वो भी समझ लो। जैसे मान लो ये अपने पास एक पर्टिकुलर एरिया है, ए क्या है अपने पास, एरिया, तो ये हो गया एरिया वेक्टर जो परपेंडिकुलर होता है। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी एक पर्टिकुलर एंगल पे पार कर रहा है थीटा से, मतलब एरिया वेक्टर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ एंगल बना के पार कर रहा है। अब परपेंडिकुलर नहीं पार कर रहा, अब कैसा पार कर रहा है, किसी थीटा एंगल पे। तो जब किसी थीटा एंगल पे पार कर रहा है तो उसको रिजॉल्व करेंगे, दो कंपोनेंट आएगा, एक कंपोनेंट इधर आएगा, एक कंपोनेंट इधर आएगा। तो इधर वाला पार्टी आ जाएगा बी साइन थीटा, इधर वाला पार्टी आ जाएगा बी कॉस थीटा। तो हम लोग को मतलब किससे होना चाहिए, परपेंडिकुलर फील्ड लाइंस। तो यहाँ पे जो परपेंडिकुलर फील्ड लाइन होगा कौन हो जाएगा, कॉस थीटा वाला। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग अगर लिखना चाहें तो क्या बोल सकते हैं, जो कॉस थीटा वाला पार्टी हो परपेंडिकुलर फील्ड लाइन से। तो अब इस चीज़ को हम लोग वेक्टर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। वेक्टर फॉर्म में कैसा लिखेंगे, तो यहाँ पे आएगा डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट क्यों आएगा, क्योंकि साथ में क्या आ गया, कॉस थीटा। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलरली पार करे तो सीधा सीधा हम लोग बोल देंगे फाइव बी ए। अगर परपेंडिकुलर नहीं किसी पर्टिकुलर एंगल पे पार कर रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे, बी ए कॉस थीटा। तो सिंपल ये याद रखो। और थीटा क्या हो जाएगा, एक एंगल, किस एंगल पे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को पार करा रहे हैं उसी को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। उम्मीद करते हैं कि ये समझ आएगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हुआ। मैग्नेटिक फ्लक्स एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो गया, किसी पर्टिकुलर एरिया से पार कराना अपने को, और ये जो पर्टिकुलर एरिया से पार करेगा उसी की वजह से अपने पास करंट जनरेशन देखने को मिलेगा। तो अब इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब अपने पास आता है फराडेज एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन। थोड़ा सा हम एडजस्ट कर ले, क्योंकि 1 मिनट धूप आने लग गया है, धूप में बैठे थे, तो थोड़ा सा एडजस्ट करके छाँव में ले चलते हैं, फिर वहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। तो कंटिन्यू कर रहे हैं, एडजस्टमेंट हो गया। तो क्या बात करना अपने को, हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स देख लेते, समझ लेते। तो मैग्नेटिक फ्लक्स के बाद अपने पास जो आएगा ना, हम लोग फराडे का जो एक्सपेरिमेंट था उसी का ऑब्जर्वेशन देखेंगे। तो अगला हेडिंग अपने पास फराडेज एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन। जो भी फराडे एक्सपेरिमेंट किए थे उसका जो ऑब्जर्वेशन है अपने पास, वो जानना समझना जरूरी है, क्योंकि उसी से तो पता चलेगा ना कि जो करंट इंड्यूस्ड होगा किस तरीके से इंड्यूस्ड होगा।
तो फराडे का एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन जानने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक फिगर बनाते हैं। अब वही जो कॉइल वाइल था उसी चीज़ को एक छोटे से फिगर, जैसे मान लो ये अपने पास एक कॉइल हो गया, ये क्या है, कंडक्टिंग कॉइल, और इस कंडक्टिंग कॉइल को हम लोग रखे हैं किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, और ये क्रॉस बनाने का मतलब क्या है, इनसाइड ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो क्रॉस है बी और जो सर्कल बना है वो है कंडक्टिंग कॉइल। अब देखो होता क्या है कि अगर ये अपने पास बी है और इस जो सर्कल बना है उसके एरिया को हम बोलते हैं ए, ठीक है। अब हम लोग क्या बोलेंगे कि जैसे जैसे हम लोग बी को वेरी करेंगे, इस चीज़ को समझो, जैसे जैसे बी को वेरी करेंगे मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को चेंज करेंगे, तो क्या कंडक्टिंग कॉइल में करंट इंड्यूस्ड होगा, दोनों अगर यूनिफॉर्म है, मतलब ना इसी को चेंज करें ना इसी को, कोई करंट इंड्यूस होगा, कोई करंट इंड्यूस नहीं हो रहा। लेकिन जैसे हम लोग बी को वेरी करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को वेरी करेंगे, तो कॉइल में इंड्यूस हो जाएगा करंट। तो सबसे पहला ऑब्जर्वेशन तो यही हो गया, अगर बी को वेरी कर रहे हैं मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हम लोग वेरी कर रहे हैं किसके हिसाब से, टाइम के हिसाब से, तो क्या देखने को मिलेगा अपने को, देन द कंडक्टिंग कॉइल। देखो जो चीज़ बोल रहे उसी चीज़ को तो इंग्लिश में लिख रहे, बहुत टफ थोड़ी है, जो हम लोग सीखे हैं समझो उसी चीज़ को इंग्लिश में लिखना है। तो कंडक्टिंग कॉइल में क्या हो जाएगा, एज इंड्यूस्ड करंट। तो कुल मिला के हम लोग क्या देखें यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन को वेरी करना। मैग्नेटिक फील्ड लाइन अगर इस पर्टिकुलर एरिया से वेरी हो रहा है तो वहाँ पे अपने को क्या देखने को मिलेगा, करंट। तो एक तो ऑब्जर्वेशन ही हो गया। दूसरा ऑब्जर्वेशन तो ये भी हो सकता है अगर हम बी को कांस्टेंट करें, मतलब अभी हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट पॉइंट में बी को चेंज करे थे, एरिया को वही रखे थे। अब हम क्या बोल रहे हैं, बी को हम कांस्टेंट कर दे, एरिया को चेंज करें, एरिया को चेंज करेंगे, एरिया को छोटा बड़ा करते रहें, इसको छोटा बड़ा करेंगे तो क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जो फ्लक्स है वो चेंज होगा। जैसे मान लो ये 20 साइज का, इसको हम बड़ा करेंगे तो फ्लक्स चेंज होगा, और छोटा कर देंगे फ्लक्स चेंज होगा। तो कुल मिला के फिर से हम लोग क्या देख रहे हैं, फ्लक्स चेंज हो जा रहा है कब, जब हम एरिया को भी चेंज करें। तो अगर हम एरिया को चेंज करें और बी को कांस्टेंट रखें तभी भी तो करंट इंड्यूस्ड हो जाएगा। ये दूसरा ऑब्जर्वेशन हो गया। तो मतलब पहले केस में हम बी को चेंज किए जिसकी वजह से फ्लक्स चेंज हुआ और जिसकी वजह से करंट इंड्यूस्ड हुआ। सेकेंड केस में हम क्या कर रहे हैं, हम ए को चेंज करें मतलब एरिया को। देखो फ्लक्स का डिपेंडेंसी हम लोग किस पे बात किए थे, बी और ए पे ही बात किए थे। तो पहले केस में हम बी को ही चेंज किए, सेकेंड केस में अब हम ए को चेंज करके दिखा रहे हैं कि कोई अपने पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड था, उस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टिंग कॉइल था। अब उस कंडक्टिंग कॉइल का एरिया को हम लोग चेंज कर रहे हैं। तो क्या है पॉइंट अपने पास, सेकंड पॉइंट, हम लोग बी को क्या कर दिए, कांस्टेंट। तो बी को कांस्टेंट कर दिया, लेकिन जो एरिया है देखो फिर से वही हम जो बोले हैं उधर उसी चीज़ को इंग्लिश में लिख रहे हैं। बट एरिया ऑफ द कंडक्टिंग कॉइल जो है, एरिया ऑफ द, अरे यार, एरिया ऑफ द कंडक्टिंग कॉइल इज चेंज्ड। तो एरिया को जब चेंज करेंगे तो फिर से क्या देखने को मिलेगा, देन ऑल्सो करंट इंड्यूस्ड। ये दूसरा ऑब्जर्वेशन था, ठीक है। अब क्या करते हैं, ऐसा सिचुएशन पॉसिबल है क्या दोनों को ही कांस्टेंट कर दें, बी और ए दोनों को ही चेंज ना करें, मतलब बी जो है उसको भी वही रखें और जो एरिया है उसको भी वही रखें, तब क्या मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड हो सकता है। थोड़ा सोचो विचार करो, ऐसा केस पॉसिबल हो सकता है क्या। तो थर्ड पॉइंट में ऐसा केस पॉसिबल है, लेकिन सोचो क्या करके पॉसिबल होगा। तो अभी फिगर यहाँ पे ही बना दे एक छोटा सा, ये अपने पास मैग्नेटिक फील्ड्स था, ये उसके अंदर कॉइल था। तो हम लोग पहले केस में बी को चेंज किए, सेकंड केस में एरिया को चेंज किया, थर्ड केस में दोनों को ही नहीं चेंज करना चाह रहे। तो थर्ड केस में जब दोनों को ही नहीं चेंज करना चाह रहे तो फिर मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स कैसे चेंज होगा। मकसद क्या है, फ्लक्स चेंज करना। फ्लक्स अगर चेंज कर देंगे तो अपना काम हो जाएगा। तो फ्लक्स चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको रोटेट करेंगे, ये जो चीज़ है अपने पास कॉइल को रोटेट करेंगे। तो अगर हम लोग क्या कर दें, बी एंड ए, जो बी और ए है दोनों को हम क्या कर दिए, कांस्टेंट, बोथ आर कांस्टेंट, दोनों को ही कांस्टेंट रखना था। लेकिन फ्लक्स चेंज करने के लिए हम लोग क्या कर लेंगे, बट वी रोटेट द कॉइल। हम कॉइल को क्या करने लगेंगे, रोटेट। तो देन फ्लक्स गेट चेंज एंड करंट इंड्यूस्ड, देन करंट इंड्यूस्ड इन द कॉइल होगा। तो भी कॉइल में तो तीन केस हम लोग देखें, या तो हम बी को चेंज करते, या तो एरिया को चेंज करते, या तो रोटेट कर दें। तो रोटेट करने के मतलब यहाँ पे हम किस में चेंज लिया दिए, थीटा में चेंज लिया दिए। तो हम लोग जो फ्लक्स का डेफिनेशन देखे थे, बी ए कॉस थीटा, वही सब चीज़ तो यहाँ पे भी है, बी ए और थीटा कॉस थीटा, ठीक है। तो कुल मिला के जो मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन है किसी कॉइल के द्वारा, अगर उसको हम चेंज करेंगे तो उस कॉइल में हम लोग करंट इंड्यूस कर सकते हैं। अभी हम लोग को यही पता चला।
अब वो जो फ्लक्स का चेंज करते हैं हम लोग, उससे जो मैग्नेटिक करंट इंड्यूस्ड होता है उसका वैल्यू कितना होता है ये अपने को पता चलेगा आगे। और आगे मतलब क्योंकि भाई 24 मिनट का वीडियो बनी गई है, तो आगे मतलब नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। तो जो अब अगला टॉपिक होगा वो अपने पास होगा फैराडेज लॉ। उससे पहले थोड़ा सा यहाँ इसके बारे में जो कंक्लूज़न है वो लिख लें। तो हम लोग को क्या पता चला, हम लोग को क्या चेंज करना है। बस कंक्लूज़न क्या है, वी कंक्लूड कि हम लोग को क्या चेंज करना है, आइदर बी, ए और थीटा गेट चेंज्ड। अगर इन तीनों में से कुछ भी चेंज होगा तो क्या देखने को मिलेगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड। किसमें, कॉइल में। अब इसी चीज़ को हम लोग जब चेंज करें बी ए थीटा, तो मतलब कुल मिला के हम क्या चेंज करें, फ्लक्स ही तो चेंज करें। तो अगर हम लोग बोलते हैं क्या चेंज करना अपने को, मकसद क्या है, इफ़ फ्लक्स थ्रू कॉइल, अगर फ्लक्स थ्रू कॉइल हम लोग चेंज कर दें तो क्या जनरेट हो जाएगा, एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। तो आज के वीडियो में हम लोग क्या जाने, आज के वीडियो में कुछ एक्सपेरिमेंट जा रहे हैं, कुछ इंट्रो जाने, और मेन जो चीज़ है वो क्या जाने कि अगर हम लोग को करंट इंड्यूस कराना है किसी कॉइल में तो हमको उसके थ्रू जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो चेंज करना पड़ेगा। वो कैसे चेंज हो सकता है, या तो बी को चेंज करके मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को चेंज करके, या तो एरिया को चेंज करके मतलब कॉइल के एरिया को चेंज करके, या तो जिस एंगल पे एंटर कर रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स उसको चेंज करके, मतलब किसी आइदर ऑफ द केस से हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कर सकते हैं। और मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करने से क्या देखने को मिलेगा, ईएमएफ देखने को मिलेगा। तो आज का वीडियो यहीं रहने देते हैं क्योंकि वीडियो भी 26 मिनट का बनी गया है। कल के वीडियो में फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे फैराडे लॉ, लेंज लॉ जो भी है, उसके बाद देखते हैं। बाकी तब तक ख्याल रखो अपना, और मेरे को नहीं लगता है कि बहुत टफ होगा आज का चीज़। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।